वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में। आपको बता दूं यह सिलेबस सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध होगा, सभी विश्वविद्यालयों में यही सिलेबस मान्य होगा। विश्वविद्यालयों की अगर बात की जाए तो वहाँ से जो अफिलेटेड कॉलेज हैं आपके, उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब उन सभी जितने भी, चूँकि आपको बता दूँ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो एक प्रकार से उनसे बहुत सारे कॉलेज अटैच होते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो है एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ते हैं, मतलब कि जो जुड़े हुए कॉलेज हैं खास करके यूनिवर्सिटीज़ से। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ सभी कॉलेजों के लिए यही सिलेबस है। नई शिक्षा नीति में सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम कर दिया गया है। तो आपको बता दूं, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं या बीए में एडमिशन आपने अभी नया लिया है, इंटर पास करके आए हैं, आप में से बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएँ ऐसे होंगे जो कि जो है साइंस बैकग्राउंड से हैं और वो बीए करना चाह रहे हैं या किन्हीं कारणों के बस में वो बीए कर रहे हैं, या अभी तक उन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है या अन्य किसी कारणों के चलते वो एक प्रकार से अब बीए करना चाह रहे हैं, चूँकि बहुत दिन बाद बीए कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको पूरा बीए की तैयारी करवाता है, पीडीएफ नोट से लेकर के और एक प्रकार से फ्री यूट्यूब लेक्चर्स, और इसके अलावा आपको बता दूं सिलेबस कवरिंग की भी पूरी एक प्रकार से कोशिश रहती है हमारी कि जो है आपकी परीक्षा तक आते आते मैं लगभग संपूर्ण सिलेबस को आपको बता दूं। महामैराथन क्लास, महासंग्राम रिवीजन क्लास और मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के, लिखित टाइप के, परीक्षा के अंत समय तक मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहता हूं। तो अगर आपको बीए में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं और विधिवत तरीके से अपना वर्चस्व कायम करना है अपने स्कूल कॉलेज में या अपने कॉलेज में, अब तो स्कूलिंग आप छोड़ चुके हैं, कॉलेज में प्रवेश कर चुके हैं, तो मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ा सा आपको ऊपर उठाना पड़ेगा और एक नए प्रकार के शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा और एक नई प्रोसेस, नई प्रक्रिया, नई रणनीति और नए जोश के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी जोश के साथ आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में, जो कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का होगा। ठीक है, 2024, 25, 26 सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हमारे जो छात्र छात्राएँ अभी एडमिशन लिए हैं वो ये सोच रहे थे कि हमको पढ़ना क्या है बीए में और ख़ास करके पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है। इसके अलावा आप किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी आप सब्जेक्ट लिए हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस लिए हो, चाहे सोशियोलॉजी लिए हैं, चाहे आप हिंदी लिए हैं, अंग्रेजी लिए हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर हर एक सब्जेक्ट की आपको वीडियोज़ मिलेंगी, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको लाइव फॉर्म में मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर 2024, 25, 26 आने वाले जो आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है। अच्छा, ये सिलेबस डिस्कशन जो होता है मेरे द्वारा, जो मैं करता हूँ, आप लोग अपने सीनियर से पूछिएगा। तो मैं लगभग पिछले 2017 से आपको पढ़ा रहा हूँ, 2017 से आपको मैं बीए लगातार पढ़ा रहा हूँ और आपको बता दूँ एक्सपीरियंस लगभग 5-6 सालों का है। तो आपको कुछ अच्छा ही देने का प्रयास करूंगा, बस थोड़ा सा आप धैर्य बना करके रखिएगा। ठीक है, अब चलें हम सिलेबस डिस्कशन का मेरा मेथड कुछ अलग होता है और मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हर एक टॉपिक के बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे हम लोग समझेंगे आगे, किस तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ये सब भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए हम बीच बीच में चलते रहते हैं और कुछ और भी चीज़ें हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और लखनऊ विश्वविद्यालय और कुछ और विश्वविद्यालय हैं, एक आध दो विश्वविद्यालय और हैं, तो इनमें 2 पेपर होते हैं एक सब्जेक्ट के। तो इसी नाम से 2 पेपर, एक में आपको पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, एक में पूछ लेगा आपका क्या बोलते हैं भारत के संविधान से प्रश्न। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। बाकी विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गई, और इसके अलावा कानपुर विश्वविद्यालय, CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय और सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गई, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गई आगरा, या इसी प्रकार से अन्य विश्वविद्यालय बिहार, झारखंड और इसके अलावा जितने हिंदी भाषी, राजस्थान। ठीक है, यहाँ तक कि आप देखते हैं बिहार के बहुत सारे कॉलेजेस
झारखंड के, उत्तराखंड के, तो इन सभी में आपको दिखेगा सिलेबस लगभग एक जैसा बनाने का प्रयास किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी और सिलेबस लगभग सभी का चेंज कर दिया गया था। तो चलिए, अधिकतर विश्वविद्यालय में जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए उसमें एक ही पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत में स्वतंत्रता को लेकर के बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए, उन्हीं आंदोलनों के बारे में आपको और हमको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है। इसके अलावा जब भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है, इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप कई सारे आंदोलन होते हैं। उसमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद और इसके अलावा भगत सिंह और भी महान क्रांतिकारी, जैसे आप जवाहरलाल नेहरू जी की भी या मोतीलाल नेहरू की बात कर लें, क्योंकि वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे थे, बहुत पैसा था उनके पास। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इस प्रकार से अन्य, ऊधम सिंह, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी और नेता हुए हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की बलि भी दी है और अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित भी किया है। और उसके परिणाम स्वरूप जब हमको आज़ादी मिलती है 1947 में 15 अगस्त को, फिर उसके बाद से संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा के गठन करने के बाद में एक नियम की एक पुस्तक बनाई जाती है, जिससे पूरा का पूरा चलेगा, भारत कैसे चलेगा, क्या नीतियाँ होंगी, क्या मापदंड होंगे, क्या काम, एक प्रकार से दंड विधान क्या होगा, सारी चीज़ों को एक प्रकार से एक पुस्तक में समाहित किया गया। उस पुस्तक का नाम है संविधान। संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ, कई समितियां बनी, उनमें से प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और उनकी अध्यक्षता में एक प्रकार से संविधान निर्मात्री सभा, मतलब संविधान निर्मात्री कमेटी कहा जाता है प्रारूप समिति को, खास करके उसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, और उसके सलाहकार थे बी एन राव जी, जो जिस समिति के अध्यक्ष थे ये, वो अगर सलाह लेने की बात होती थी कि भाई इसमें अब क्या किया जाए, तो सलाह जो होती थी वो बी एन राव देते थे सलाह। इसके अलावा संविधान सभा होती थी, उसमें बैठक हुआ करती थी, उसमें बहस होता था, किसी एक मुद्दे को लेकर के लगातार बहस होती थी। कोई मुद्दा एक प्रकार से ऐसे नहीं शामिल किया गया संविधान में, उस पर गहरी रिसर्च और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और भी अधिक दिनों की एक प्रकार से संघर्ष के परिणाम स्वरूप संविधान निर्माण होता है। संविधान जब बन जाता है भारत का, तो उसी संविधान में क्या क्या प्रावधान है, चाहे वो मौलिक अधिकारों की बात हो, चाहे प्रस्तावना की बात हो, मौलिक कर्तव्यों की बात हो, एक प्रकार से चाहे नागरिकता से रिलेटेड कोई प्रावधान की बात की जाए, क्योंकि उस समय था कि भाई भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुआ था। पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था। जो आज पश्चिमी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान ही, और पूर्वी पाकिस्तान आपको पता होगा, पूर्वी पाकिस्तान कौन सा पाकिस्तान, बांग्लादेश जिसको आप कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक लगातार क्या था कि भाई कौन भारत में रहेगा, कौन पाकिस्तान में रहेगा, क्या होगा, बड़ी उस समय दुविधा थी। उसी को लेकर के गदर मूवी आपको पता होगा बनाई गई थी, अभी फिर आ रही है वो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भाई भारतीय संविधान बनता है, एक नियम की पुस्तक है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि अगर कोई काम आप करते तो उसके लिए क्या आपको दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी है। मौलिक कर्तव्य यानी आपके क्या कर्तव्य हैं, तो अगर आपके कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, कुछ अधिकार आपको दिए जाएंगे, कुछ राज्य आपको एक प्रकार से आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कहते हैं, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। तो इन्हीं सभी के बारे में, राष्ट्रपति कौन होगा, राष्ट्रपति के पास कितनी पावर होंगी, कितनी शक्तियाँ होंगी, उसकी क्या स्थिति होगी देश में, प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, मुख्यमंत्री क्या है, मुख्यमंत्री की परिषद क्या है, ठीक है। इसी के अलावा जो है न्यायपालिका में आप देखते हैं कि भाई न्यायपालिका होगी, उसमें सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है, उच्च न्यायालय होगा, लोक अदालतें होंगी, जिला न्यायालय होगा, सत्र न्यायालय होगा। इस प्रकार से आप देखते हैं कि चाहे न्यायपालिका की बात की जाए, चाहे कार्यपालिका की बात की जाए, चाहे विधायिका यानी संसद की बात की जाए, विधायिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है, और न्यायपालिका उससे जुड़े हुए विवादों को ख़त्म करती है, निपटारा करती है। तो ये संपूर्ण सिलेबस कहीं ना कहीं पे आपको मैं बता दूं, ये आज़ादी के बाद का और आज़ादी के पहले के संघर्ष की एक समन्वयात्मक गाथा है। मतलब कि आज़ादी के पहले जो संघर्ष हुए हैं, उन संघर्ष का क्या परिणाम हुआ, और वो परिणाम भी जो हुआ वो भी संघर्ष के दौरान ही हुआ। संविधान बनाने में
एक दिन नहीं लगा है, बहुत दिन लगे हैं और बहुत मेहनत के परिणाम स्वरूप है। अलग अलग देशों के संविधान से अपने संविधान में ग्रहण किया गया है। इसीलिए कुछ विद्वान लोग, जो कुछ एक प्रकार से आलोचक हैं, वो कहते भी हैं कि भाई भारतीय संविधान जो है वो एक प्रकार से उधार का एक थैला है, या एक प्रकार से उधार लिया गया है, नकल की गई है। ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो प्रावधान ले लिए गए हैं, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था अंग्रेजों के ज़माने का, अंग्रेज लोगों ने बनाया था, अंग्रेज लोगों ने जो लिखा था, 1935 का जो अधिनियम था, जो भारत शासन अधिनियम था, यानी भारत पर शासन करने के लिए जो नियम बनाए गए थे ब्रिटिश संसद के द्वारा, उस कानून को एक प्रकार से, उसी कानून को एक प्रकार से लगभग उसमें से 100 अनुच्छेद जो थे, 100 आर्टिकल यानी 100 आर्टिकल जो थे 1935 के अधिनियम से हूबहू या उनमें कुछ संशोधन करके भारतीय संविधान में ग्रहण कर लिए गए। नीति निर्देशित सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को ले लिया गया, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को ले लिया गया। इसी प्रकार से आप देखते हैं नागरिकता के प्रावधान की बात की तो भारत में एकल नागरिकता है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि अलग अलग देशों से, ब्रिटेन से आप देखते हैं लगभग अधिकतर जो हम भारत के संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान से, यानी यूके के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जिसको आप कहते हैं मुख्य रूप से, तो उसके संविधान से प्रेरित है। तो आप देखते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत कुछ चीज़ें जो है लगभग आप मान लें 50% से आधा या ज़्यादा, 50% से ज़्यादा ही, लगभग 60 या 70% चीज़ें बाहरी संविधान के देशों, मतलब कि बाहरी देशों के संविधान से ली गई है। कुछ कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था भारत की ली गई है, संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि संपूर्ण जो संविधान है वो कहीं ना कहीं पे एडॉप्टेड है या ग्रहण किया गया है विभिन्न देशों के संविधान से। जो अच्छा लगा अमेरिका से, हमने अमेरिका से ले लिया। जो अच्छा लगा हमने ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से उठा ली, केंद्र राज्य संबंध हमने ऑस्ट्रेलिया से उठा लिया, हमने यूके से उठा लिया, हमने रूस से उठा लिया यानी यूएसए से उठा लिया, यूएसएसआर से उठा लिया। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान एक प्रकार से यूं ही नहीं बना, इसके पीछे संघर्षों की कहानी है। और वो कहा भी जाता है कि भाई तुमने मेरी कामयाबी देखी है, मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ठीक है, तो कामयाबी दिखती है और जो संविधान है आज दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, जो उसके पीछे के संघर्ष हैं, वो किसी को नहीं दिखते हैं। तो उन्हीं संघर्षों और उन्हीं संघर्ष के परिणाम का नतीजा आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है, और उन्हीं नतीजों के बारे में हम और आप पढ़ने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं विधिवत तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास आगे भी करता रहूँगा। चलिए, सबसे पहले इकाई में आपको क्या पढ़ना है। जब आप फर्स्ट इकाई में आते हैं, फर्स्ट इकाई में आप पहुँचते हैं, प्रथम इकाई में आपको क्या पढ़ना है भैया, फर्स्ट इकाई में आपको पढ़ना है सबसे पहली बात भारतीय राजनीति परंपरा। भारतीय राजनीति परंपरा जो रही है, अच्छा परंपरा की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है ट्रेडिशन, या जो बहुत लंबे समय से हमारे भारत में शासन व्यवस्था एक चली आ रही है, उस शासन व्यवस्था को हम एक प्रकार से भारतीय राजनीतिक परंपरा बोल सकते हैं। क्योंकि राजनीति परंपरा बोल रहा है, राजनीतिक परंपरा मतलब पॉलिटिकल जो ट्रेडिशन थे इंडिया में वो क्या थे, इसके बारे में हमको समझना इकाई 1 में। इसके अलावा जो भारत में धर्म को लेकर के आप देखते हैं, चाहे मनु की बात करें, चाहे कौटिल्य की बात करें, सभी लोगों ने सप्तांग सिद्धांत दिया राज्य को चलाने के लिए। कौटिल्य के सिद्धांतों की अगर बात की है तो कौटिल्य बड़े अच्छे विद्वान थे, और कौटिल्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, जिनको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो उनके जो सिद्धांत है खास करके वो राजनीति शास्त्र से रिलेटेड हैं। तो धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो कि एक देश को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, या उस समय जो धर्म से भी बहुत सारी चीज़ें एडॉप्टेड थी, जो धर्म के अकॉर्डिंग या अधिकार की बात की जाए या बहुत सारे नियमों की बात की जाए तो धर्म के अकॉर्डिंग हुआ करते थे। कुछ राज धर्म हुआ करते थे राजा के, जैसे जिसमें मैंने चाणक्य वगैरह के बारे में बताया वो। दंड नीति, अच्छा इसमें देखते हैं धर्म में वैदिक रीति रिवाज, या एक प्रकार से आप देखिएगा और भी तमाम सारी चीज़ें जो वैदिक काल में या फिर उससे आगे वाले जो प्राचीन काल के जो राजा महाराजा थे, या जो धर्म में पुराणों में या शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई हैं राज्य को लेकर के, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ें। राजधर्म हो गया, दंड नीति क्या हुआ करती थी उसके बारे में, नीति शास्त्र यानी कि जो एक प्रकार से जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं, नीति शास्त्र का मतलब सीधा सीधा होता है एथिक्स,
जो भारतीय एथिक्स थी उसके बारे में हमको थोड़ा सा बहुत जान लेना है। फिर इसके बाद में मत्स्य न्याय के बारे में, मत्स्य न्याय एक प्रकार से वो पुराना परंपरा भारत में थी वो। इसके अलावा गणसंघ यानी गणराज्य जब आया भारत में, आप देखते हैं कि गणराज्य भी एक प्रकार से आता है और भारतीय इतिहास परंपरा से ही गणराज्य का उदय होता है और गणराज्य भारत में पहले भी थे। 16 महाजनपदों की बात आप देखते हैं बौद्ध काल में होती है, 16 महाजनपद, ठीक है, जिसमें मगध, चेदी, वत्स, कुरु, इस प्रकार से पंचाल और भी तमाम सारे हैं, ठीक है, कौशल, तो ये सब महाजनपद हुआ करते थे। फिर गणराज्य आए, गणसंघ जिसको बोलते हैं, रिपब्लिक स्टेट। तो ये आपको भारतीय राजनीतिक परंपरा के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी हमको ग्रहण करनी है। यहाँ से लगभग 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, उसके बारे में हम चर्चा ऑलरेडी कर लेंगे, तो उसको लेकर के आप टेंशन मत लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका इकाई 1 समाप्त होगा। इकाई 2 में जैसे हम प्रवेश करते हैं, इकाई 2 में हम लोगों को पढ़ना होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। चूँकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात की जाए तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने को लेकर के बहुत सारे जिद्दोजहद की गई, बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारी रणनीतियाँ बनाई गई, बहुत सारे विवाद हुए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के 1857 की जो प्रथम क्रांति थी वहाँ से लेकर के 1947 तक लगभग आप देखते हैं 1857, आप देखते हैं 1857 और 1947, ठीक है, लगभग ये 100 या 120 वर्षों का समय आप देख सकते हैं। जैसे कि 1857 में आप देखिएगा, 57 का मतलब सीधा सीधा आप मान लीजिए 1860, 40 उधर होगा 1900 और 40 ये 40 80 और 7 एक प्रकार से 87, ठीक है, तो इस प्रकार 87 या फिर उससे कम थोड़ा सा। तो इस प्रकार से लगभग ये संघर्षों की कहानी जो लगभग 100 वर्ष आप मान सकते हो, चूँकि 1857 से पहले से भी संघर्ष होता रहे हैं। चूँकि 1600 में ही एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती है। 1757 ईस्वी के बाद से अधिकतर भारत में थोड़ा थोड़ा उसका दबदबा बनना प्रारंभ होता है प्लासी के युद्ध के बाद से। फिर और आगे बढ़ती है वो 1757 के बाद में आप देखते हैं और आगे बढ़ती चली जाती है और दबदबा उसका कायम होता जाता है। फिर 1857 में जब क्रांति होती है उसके बाद में 1858 ईस्वी का अधिनियम आता है। 1858 ईस्वी के अधिनियम के बाद में महारानी विक्टोरिया एक प्रकार से जो होती है वो शासन भारत का खुद संभाल लेती हैं, मतलब ब्रिटिश क्राउन के पास भारत का शासन चला जाता है। भारत का जो नियम कायदा बनेगा वो ब्रिटिश शासन अब एक प्रकार से अब खुल करके, चूँकि 15 साल के लिए जो यूरोप था वहाँ के देश यानी इंग्लैंड ने क्या किया, 15 साल के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में भेजा था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्राइवेट कंपनी थी। अब वो प्राइवेट कंपनी भारत में आती है, अपना वर्चस्व कायम करती है, युद्ध जीतती है, सेना रखने का अधिकार पाती है और इस प्रकार से अपना वर्चस्व 1757 तक प्लासी के युद्ध तक आते आते वो अपना वर्चस्व जमा लेती है, ठीक है। और देखिए तिकड़ी थी उस समय, चूँकि और भी फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी थी और भी तमाम सारे कंपनियां थी, ठीक है, फ्रेंच, डच, डेनिश, इस प्रकार से कई सारी कंपनियां थीं। सभी से पहले इंग्लैंड ने संघर्ष किया, सभी से झगड़ा लड़ाई करी, सबको यहाँ से मार के भगाया। फिर सबसे पहले इंग्लैंड का काम यही था कि भाई अपने प्रतिद्वंदियों को वहाँ से भगाया, फिर अपना संपूर्ण भारत पर एकाधिकार प्राप्त किया। फिर उसके बाद में शासन जब प्रारंभ हो गया, उसके बाद में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है तो ब्रिटिश संसद जो है या ब्रिटिश क्राउन जो है, क्राउन माने ताज, यानी वहाँ की जो महारानी थी, उन्होंने एक प्रकार से ये सोचा कि भाई भारत इतना बड़ा देश है और यहाँ से क्यों ना इसको कब्जा कर लिया जाए अब, और इस पर नियम कायदे बना करके खुद यहाँ से शासन किया जाए, इसको उपनिवेश बना लिया जाए, ठीक है। चूँकि हमारी कंपनी वहाँ पर शासन कर रही है तो कंपनी के जो मूलभूत चीज़ें थी, चूँकि 15 साल के लिए था, तो उसको भंग करके नया अधिनियम पारित करते हैं वहाँ से 1858 का अधिनियम, और वहाँ से भारत अब एक प्रकार से औपनिवेशिक जिंदगी इंग्लैंड की जीने लगता है। और 1858 से पहले भी वही चीज़ें थी, लेकिन अब सीधा ब्रिटिश शासन जो है वो भारत पर अपना अधिकार जमाने लगता है। तो यहाँ से मूलभूत रूप से एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होता है। इसके बाद में आप देखते हैं एक और घटना होती है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। क्योंकि उससे पहले जो था, बिना किसी संस्था के अगर आप किसी बात को रखेंगे आगे तो वो बात उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी, या उतनी ज़्यादा पुरजोर नहीं होती है, या उतना ज़्यादा एक प्रकार से उसमें गहराई या एक प्रकार से वजन नहीं होता है बातों में जब आप बिना किसी संस्था के रखते हैं।
लेकिन जब आपके पास एक संस्था होती है तो आप अपनी बातों को बड़े अच्छे तरीके से रख सकते हैं। एक बार आपका वर्चस्व बन गया, फिर उसके बाद में आप जो है अपनी बातों को कैसे भी रखते हैं तो वो एक उसमें वजन होता है, भले ही वजन हो या ना हो लेकिन एक संस्था का वजन जरूर हो जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम उनका नाम है, उन्होंने एक प्रकार से स्थापना करवाई इसकी। WC बनर्जी यानी व्योमेश बनर्जी उसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। बाद में फिर सर सैयद अहमद खां और भी तमाम सारे लोग शामिल होते हैं और अध्यक्षता प्रत्येक साल होती रहती है। और इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो एक प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। नरम विचारधारा शुरुआत में होती है, आगे चलकर के गर्म विचारधारा आती है। गर्म विचारधारा के बाद में आप देखते हैं लाल बाल पाल का नाम गर्म विचारधारा में ही शामिल है। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी लोग आते हैं। फिर उसके बाद में एक क्रांतिकारी विचारधारा आती है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो थे ही, वो एक प्रकार से वो अपना अलग काम कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वगैरह हुआ। लेकिन इधर यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ये सब एक प्रकार से अलग अपना दबदबा कायम किए हुए थे, अपनी क्रांतिकारी विचारधारा से आगे बढ़े थे। उनके जो चूँकि भारत की ही चीज़ें थी और वो अंग्रेज लोग लूट रहे थे हमको, ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो ये सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है यही सब होता है, ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कहाँ से होता है? अब उदय मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई उदय कहाँ से होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तो 1857 की प्रथम क्रांति से मैंने शुरुआत में बताया। इसका विकास धीरे धीरे होता है, 85 तक होते होते आगे और बढ़ता है। गांधी जी आते 1920 में, ठीक है, और तमाम सारे आंदोलन गांधी चलाते हैं और आंदोलन कुछ असफल होते कुछ सफल होते हैं और भी तमाम सारे लोग एक प्रकार से लगे हुए हैं। तो ये सब है, ठीक है। तो उदय, विकास कैसे और राजनीतिक प्रवृत्तियां क्या रही उस समय की, उसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। इसके बाद में इकाई 3 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकाई 3 में संवैधानिक विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे। क्योंकि जब हमको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक प्रकार से इसके कई लंबी कहानी है और इसमें लगभग आप देखते 10 से 11 चैप्टर इसमें लगभग समाहित किए जाएंगे। यह बड़ा चैप्टर है इकाई 2 का, ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में संवैधानिक विकास की अवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं। संवैधानिक विकास की अवस्थाओं में जैसे खास करके संविधान सभा का गठन कैसे किया जाता है। संविधान सभा ऐसे तो बन नहीं गई है, संविधान सभा का गठन किया गया, प्रत्येक क्षेत्रों से लोगों को बुलाया गया, सभी लोगों का चुनाव हुआ, उसके अंदर संविधान सभा बनी। संविधान सभा की अध्यक्षता पहले अध्यक्षता करी थी जिसको अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने 2 दिन की अध्यक्षता की थी। 2 दिन की क्या, 1 दिन प्रथम दिन और उसके 2 दिन के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसके अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही जो हिंदी वाले प्रथम भारत के राष्ट्रपति जो बने, वही राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य, या संविधान सभा के प्रथम क्या अस्थायी सदस्य वही बने। अस्थायी सदस्य की अगर बात की है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे, ठीक है। फिर उसके 2 दिन बाद में दोबारा गठन होता है, मतलब दोबारा संविधान सभा इकट्ठा होती है और एक प्रकार से वो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं सर्वसम्मति से। तो ये सब पढ़ेंगे हम। भारतीय संविधान का दर्शन पढ़ेंगे, यानी भारतीय संविधान का की क्या विचारधारा है, भारतीय संविधान की एक प्रकार से क्या दर्शन है। दर्शन माने होता है फिलॉसफी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको समझना है, उसकी फिलॉसफी यानी उसके दर्शन को जानना है, तो सबसे पहली बात आपको क्या पढ़ना होगा, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको भारतीय संविधान का प्रस्तावना आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रस्तावना में आप पढ़ते हैं कि भाई हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये सब शब्द कुछ बाद में जोड़े गए हैं उसमें। 1942 में जब 1976 मतलब 76वां संविधान संशोधन हुआ था, या 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी का शासन था उस समय, इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने लगभग 100 से अधिक संविधान संशोधन किए। और 42वां संविधान संशोधन जो था अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी मतलब एक प्रकार से छोटा संविधान या एक प्रकार से लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ। आपको बता दूं उस समय शासन में एक प्रकार से आप देखते हैं कि भाई इमरजेंसी का भी दौर था उस समय, तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं। तो भारतीय संविधान का दर्शन प्रस्तावना में निहित है। भारतीय संविधान का दर्शन मैं आपको अगर एक शब्द में बताऊं तो वो एक प्रकार से हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया, वो एक प्रकार से जनता में निहित है, जनता की बात करता है, जनता के लोग कल्याणकारी राज्य बनाने के को लेकर के बात करता है।
मतलब एक प्रकार से भारत एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान सबको न्याय देता है, भारतीय संविधान सबको स्वतंत्रता देता है, भारतीय संविधान सबको समान देखता है, भारतीय संविधान जो है सबके लिए उचित व्यवस्था उचित प्रबंध करता है, भारतीय संविधान सबको बोलने की स्वतंत्रता देता है, भारतीय संविधान छुआछूत का अंत करता है, भारतीय संविधान जाति प्रथा का विरोध करता है, भारतीय संविधान एक प्रकार से सभी को समानता तो प्रदान करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, भारतीय संविधान वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, भारतीय संविधान सभी को नागरिकता प्रदान करता है, भारतीय संविधान सभी को एक वैध नागरिक का दर्जा देता है और भारतीय संविधान कहीं ना कहीं पे सबको कुछ मौलिक कर्तव्य भी निहित करता है कि भाई फला व्यक्ति का फला कर्तव्य होगा। भारतीय संविधान सबको अधिकार देता है कि भाई आपको ये करना चाहिए, आपको बसने की स्वतंत्रता, आपको घूमने टहलने की स्वतंत्रता, आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, उठने बैठने की स्वतंत्रता, यहाँ तक कि आपको एक प्रकार से कहाँ पर बसना है, कहाँ पर हर पूरे भारत में कहीं पर बसने की स्वतंत्रता, ये सब भारतीय संविधान आपको देता है। भारतीय संविधान जाति वंश लिंग जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं देखता। भारतीय संविधान आपको बता दूं कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे निरहू हो, चाहे घुरहू हो, चाहे वो रंक हो, चाहे भिखारी हो, सभी लोग कानून की दृष्टि से समान हैं। एक अपराध के लिए अगर आपने किसी का मर्डर किया है, आपने किसी को एक प्रकार से किसी की हत्या करी है, तो उसके लिए आपको 302 तो राजा है तो उसके लिए भी और प्रजा है तो उसके लिए भी, सभी के लिए एक कानून विधि के समक्ष समता की बात करता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात भारतीय संविधान करता है। भारतीय संविधान लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के साथ ही साथ भारतीय संविधान में कुछ और भी अपवाद भी है, कुछ इसी में लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण वगैरह की व्यवस्था है, ये थोड़ा अपवाद है इसमें, बाकी एक प्रकार सभी को समानता की बात करता है। और आरक्षण इसलिए किया गया था ताकि जो हमारे बंधु थे, हमारे जो भाई लोग थे, जो पिछड़े हुए थे, जिनको एक प्रकार से जो गरीब थे उनको ऊपर उठाने के लिए, जो हमारे दलित भाई थे, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए खासकर की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, लेकिन इसका मिसयूज बहुत सारे लोगों ने किया। ठीक है, जो गरीब है बेचारे वो अभी भी गरीब हैं और जो अमीर है वो इसी का लाभ उठाकर चले जा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये है भाई कि इसको इकोनॉमिक क्षेत्र के हिसाब से, इकोनॉमी के आधार पर जो व्यक्ति गरीब है उनको एक प्रकार से आरक्षण की व्यवस्था की जाए, उनके लिए उचित व्यवस्था की जाए, प्रबंध किया जाए। थोड़ा सा अमेंडमेंट की जरूरत है इसमें। ठीक है, भारतीय संविधान में अब तक 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, और आपको बता दूं संविधान संशोधन होना परम आवश्यक है, क्योंकि समय के साथ साथ अगर कोई भी संविधान अपने आप को नहीं बदलता है तो फिर संविधान एक प्रकार से मान लीजिए वो संविधान उच्च क्वालिटी का संविधान नहीं है, वो संविधान अच्छा संविधान नहीं माना जाएगा जो अपने आप को परिवर्तित ना कर ले। वो व्यक्ति भी एक प्रकार से मूल्यवान और विचारवान नहीं माना जाएगा जो समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तित ना कर ले। अगर आप समय के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप जो है समाज से पीछे चल रहे हैं या आप रूढ़वादी विचारधारा से हैं, आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते। आप बदल लीजिए अपने आप को। आप बदलने का मतलब ये नहीं कि कटी फटी जीन्स पहन करके घूमिए, बाल 2-2 हाथ का रखवा लीजिए और इसी प्रकार से दुनिया भर का जो आजकल आधुनिकता के दौर में लोग ऐसे फैशन के दौर में दुनिया तबाह है, वैसे भी बदलने की ज़रूरत नहीं है कि हम भाई क्या आप इंग्लैंड के वालों को, अमेरिका वालों को देख करके ही कपड़ा पहन रहे हैं कि वहाँ का फैशन कैसा है, ये वो बैग ऐसे टांग करके चलते हैं, ये दुनिया भर का टीम टाम जो है ये सब अमेरिका वाले देश, इंग्लैंड यूरोप के जो पाश्चात्य कंट्रीज है उन्हीं का हम लोग तो अपना रहे हैं। तो ये वो आधुनिकता नहीं है जो वो लोग कर रहे हैं। हो सकता है जो हम आप कर रहे हैं वो आधुनिकता है। ठीक है, तो अलग अलग समाज में, अलग अलग देश में सामाजिकता या एक प्रकार से जो आधुनिकता है उसके मापदंड अलग अलग होते हैं। उनको लगता है हम मॉडर्न हैं और हमको लगता है वो मॉडर्न है, लेकिन अब इसी में हम लोग ज़्यादा क्या हैं, हम लोग अनुकरण के सिद्धांत पर काम करते हैं, हम लोग दूसरों की नकल करते हैं, देख करके करते हैं। समस्या यहीं पर आकर के रुकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो प्रस्तावना, यही मैं संविधान के बारे में आपको बता रहा था। संविधान में आगे आप पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों में, आप देखते हैं कि भाई यहीं पर देखिएगा, देखिए मैं चर्चा ही कर रहा हूँ। तो प्रस्तावना में आपको मैंने बता दिया भारतीय नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 आप देखते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 1 में 1 से 4 तक राज्य और संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। भाग 5 में उसके आगे की चीज़ों के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति वगैरह के बारे में, संघ शासन के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
देखिए मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है, यानी भाग 3 इसको कहा जाता है। भाग 3 जो है, अच्छा भारतीय संविधान में कितने भाग है भैया? तो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में पहले 22 भाग थे, फिर 3 भागों की बढ़ोतरी 25 हुए, फिर 3 भागों की घटोत्तरी भी हुई, तो कुल मिलाकर के 22 भाग भारतीय संविधान में है। और अनुसूचियों की बात की है तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, फिर 4 अनुसूचियाँ नई 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची एक प्रकार से जोड़ी गई, यानी अब भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। संविधान में अनुच्छेदों की संख्या जब भारतीय संविधान बना था 395 अनुच्छेद थे, और वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं। और उसके द्वारा कई संविधान संशोधन में जो, जैसे कि मान लेते हैं 395, जैसे 395 है, तुम्हारा 395 संविधान में संशोधन कोई किया गया, 395 का, 395 खा या फिर गा, इस प्रकार से जोड़ा गया। तो ये सब एक प्रकार से इस प्रकार से जोड़े गए, का खा गा करके जोड़े गए हैं। और आपको बता दूं का खा गा करके जोड़े गए हैं, तो इसीलिए इसको गिनती में नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा तो लगभग 450 के पार संविधान में आर्टिकल है, अनुच्छेद है, लेकिन गिनती में आप देखिएगा तो 395 आज भी हैं। लेकिन का खा गा करके या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके इस प्रकार से बढ़ोतरी संविधान के अनुच्छेदों में हुई है। और बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार की बात की जाए तो संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार था। अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जब पहले मौलिक अधिकार था तो लोगों ने इसका मिसयूज भी किया कि भाई जैसे रोड बन रही है, किसी का खेत रास्ते में पड़ा तो, किसी का घर पड़ा तो वो नहीं गिरता था, वो लोग केस कर देते थे कि भाई हमारी संपत्ति है और ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार कर दिया गया है। संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, उसमें समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, और अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता, इसी प्रकार से तमाम प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात करी गई। जिसमें अनुच्छेद 14 में आप देखते हैं विधि के समक्ष समता की बात की गई। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कहा गया। अनुच्छेद 16 में आप देखते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई। अनुच्छेद 17 में जो है क्या बोलते हैं उसको, छुआछूत का अंत किया गया, जिसको बोलते हैं अनटचबिलिटी का खात्मा किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि नहीं धारण कर सकता है। राष्ट्रपति अगर चाहेगा, राष्ट्रपति की परमिशन से कोई व्यक्ति कोई उपाधि धारण कर पाएगा। मतलब जो पहले उपाधि धारण करते नहीं थे कि भाई राजाधिराज, महाराज, ये दुनिया भर का जो टीम टाम होता था, या मतलब जो बहुत सारे लोग उपाधि धारण करते थे, बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे, तो वो सब उपाधियां बिल्कुल अब समाप्त कर दी गई संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में आप देखते हैं तो उसमें अनुच्छेद 19 का मतलब ABCD करके से पूरा लंबा चौड़ी लिस्ट है। उसमें आपको एक प्रकार से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसमें आप अनुच्छेद 19A के तहत आप बोल सकते हो, जो प्रेस वाले मुंह में जा करके इसे मैं घुसा देते हैं और कहते हैं कि हाँ क्या कहना चाहेंगे आप इस पर। अब आप टेंशन में हैं, आप कहीं पर कुछ आप मतलब, तो उसमें मुंह पे हाँ क्या कहना चाहेंगे आप, तो उसमें जो लोग प्रेस वाले कहीं पर घुस जाते हैं या भाई ये दुनिया भर का, तो उनके पास अधिकार है, उनके पास मौलिक अधिकार है पूछने का। तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 के A के अंतर्गत की गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब हमको पढ़ना है। इसके अलावा आप कहीं पर मीटिंग कर सकते हैं, सभा बुला सकते हैं, बिना हथियारों के आप सभा बुला सकते हैं। ठीक है, और आप किसी संगठन, समिति, इन सभी का समूह का निर्माण भी कर सकते हैं। आप पूरे भारत में कहीं पर आ जा सकते हैं, उसके लिए वीजा, पासपोर्ट की आपको आवश्यकता कुछ भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा भारतीय राज्यों में कहीं पर जा कर के आप बस सकते हैं, वहाँ पर अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई धंधा खोल सकते किसी भी राज्य में जा कर के। तो ये सब भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 आपको ये सब प्रावधान या सब ये सब आपको देता है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 ये सब आपको एक प्रकार से जीने की स्वतंत्रता देते हैं, पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। आगे अनुच्छेद 23, 24 ये सब बालाश्रम वगैरह के बारे में है, यानी कि जैसे जो बच्चों से करवाया जाता था काम वगैरह, उन सभी से रिलेटेड है। हम मौलिक अधिकार जब समझेंगे तो विस्तार से हम मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है,
इसके अलावा आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानना है। मौलिक कर्तव्य मतलब क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है कुछ आपको अगर अधिकार दिया जाएगा, जैसे आपके पिताजी हैं, आपको कुछ अधिकार दिए हैं कि भाई बेटा ये हमारी बाइक है, मोटरसाइकिल है, चाबी आपको दे दिया कि चाबी दे दिया भाई मोटरसाइकिल तुम्हारी, तुम भी चला सकते हो, तो अधिकार मिला। आपको खेत पात मिलेगा, अपने पिताजी के में हिस्सा मिलेगा, ठीक है। आपके पिताजी अगर 1 किलो आम लाते हैं तो एक आध आम आप पाते हो, तो आपको अधिकार है ना कि आम लेने का, या आपको नहीं मिलता है आपके भाई को मिल जाता तो आप लड़ते हैं अपने पिताजी से कि भाई हमको क्यों नहीं दिए। तो ये एक प्रकार से आपको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अधिकार के साथ साथ आपको कर्तव्य ही है कि आपको भैंस भी चराना है, आपको पगहा भी खोलना है, आपको गोबर भी एक प्रकार से फेंकना है, आपको हौदी में पानी भी डालना है। तो इसी प्रकार से और भी काम आपसे आपके लिए वो सोचेंगे ना। जैसे अगर आपको कुछ दे रहे हैं रुपया पैसा, आपको फीस दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वो चाहेंगे कि भाई आपका रिजल्ट अच्छा हो ना। तो कुछ अगर आपको अधिकार दिया जाएगा तो कुछ आपसे काम भी करवाया जाएगा, कुछ कर्तव्य भी होगा। इसी प्रकार से राज्य भी, यानी देश जो होता, अच्छा एक बात मैं जो राज्य बोल रहा हूँ, राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट से नहीं है, मतलब कि राज्य जो आप समझ रहे हो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, ये सभी से नहीं है। राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है। जब भी आप पॉलिटिकल साइंस में राज्य शब्द की बात करते हैं तो उसका मतलब देश से होता है, कंट्री से होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो फंडामेंटल जो कर्तव्य दिए गए हैं वो अनुच्छेद 51 के का में दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 का जो भारतीय संविधान में है उसमें एक प्रकार से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, इसमें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये बात ध्यान रखिए, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया है। और खास करके आप देखते हैं कि ये भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसके बाद में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको आप बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व भी बोलते हैं। डीपीएसपी भी शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे टीचर बोलते हैं। डीपीएसपी का मतलब होता है, डी माने होता है डायरेक्टिव, पी माने होता है प्रिंसिपल्स, यस माने होता है स्टेट, और पी माने होता है पॉलिसीज़। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, मतलब कि एक प्रकार से जो स्टेट की पॉलिसी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनको आप कोर्ट में एक प्रकार से ये नहीं कर सकते कि भाई अगर इसमें लिखा हुआ है, अच्छा ये भारतीय संविधान के 36 से 51 अनुच्छेद में भाग 4 में जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के का में है। तो ऑब्जेक्टिव में सारे प्रश्न कई बार पूछे गए, इसलिए मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ ताकि आप जो है सिलेबस डिस्कशन के साथ साथ आप जानकारी भी ग्रहण कर सकें और चीज़ों को जान भी पाएँ। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर बात की जाए, तत्वों की बात की जाए, तो ये जो होते हैं एक प्रकार से, इसमें जैसे कि हर व्यक्ति को उचित शिक्षा की व्यवस्था राज्य में होनी चाहिए, देश में होनी चाहिए। राज्य इसके लिए व्यवस्था करेगा कि भाई सभी नागरिक समान हो। समान नागरिक संहिता भी नीति निर्देशक सिद्धांत में आपको बताई गई है। सभी को समान वेतन की बात यहाँ पर की गई है। तो इन सभी की व्यवस्था राज्य करेगा। राज्य एक प्रकार से भारत को वेलफेयर बनाएगा, लोक कल्याणकारी देश बनाएगा। सभी लोग एक प्रकार से खुशी होंगे, खुशहाल जीवन होगा, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी। ये सब राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य बाध्य नहीं है ये करने के लिए, बात ध्यान रखिएगा। आप न्यायालय में इसके लिए नहीं जा सकते कि भाई राज्य हमको शिक्षा नहीं दे रहा है। ये शिक्षा का अधिकार तो मौलिक अधिकार अब कर ही दिया गया, लेकिन फिर भी अगर ऐसे पर्यावरण की रक्षा राज्य नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अब आप ये कि भाई ये हमारा मौलिक अधिकार की भांति आप नहीं जा सकते। ऐसे मौलिक अधिकार अगर आपके जो हैं, अगर आपसे कोई छुआछूत करता है, आप एक प्रकार से कोई मतलब कुछ भी होता है, बलाश्रम करवाता है, ये दुनिया भर की चीज़ें होती, तो वो सब आप जो है जा सकते हो। मतलब कि मौलिक अधिकारों को लेकर के अगर आपका हनन होता है, राज्य सरकार या कोई सरकार जो है आपको एक प्रकार से आपके अधिकारों को नहीं दे रही है जो मौलिक अधिकार में शामिल है, अगर उसके खिलाफ काम राज्य कर रही, कोई भी पुलिस हो, कोई भी हो आपको, ठीक है, पुलिस आपको पकड़ने आए, सबसे पहले आप उससे क्या पूछ सकते हो कि भाई वारंट है हमारे नाम से। वारंट के पहले भी आप पूछ सकते हो कि भाई जो नोटिस आती है वारंट को लेकर के, वो नोटिस हमारे पहले 2 दिन पहले नहीं आई, वो चीज़ें आप पूछ सकते हो पुलिस से। इसके अलावा पुलिस आपके पास आती तो आप उसको एक प्रकार से कई चीज़ों के, वो आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते पुलिस जैसे बात करते हैं, ठीक है, तो आप मना भी कर सकते हो कि आप ऊंची आवाज़ में क्यों बात कर रहे हैं। वो कोई उनको अथॉरिटी नहीं है, बस वो डरवाने के लिए हौहाए एकदम से तेज बोलते हैं।
उनको अथॉरिटी नहीं इसे करने की। तो ये सब अधिकार आपके मौलिक अधिकार है, इसके लिए आप कोर्ट भी जा सकते हो। किसी व्यक्ति को पुलिस जो है अनुच्छेद, आप पढ़िएगा, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने उसको संविधान की आत्मा कहा है। बहुत सारे विद्वानों ने संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा भारत की मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा है, प्रियम्बल को कहा है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा? अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 को इसलिए कहा क्योंकि अनुच्छेद 32 में 6 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। उसको बोलते हैं एक प्रकार से, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा, ठीक है, इन सभी प्रकार के चीज़ें होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पुलिस पकड़ करके लेके गई, वारंट आपके नाम पर कटा हुआ है, जर्नल डायरी पर आपका नाम चढ़ा हुआ है। जैसे जर्नल डायरी पर यानी जीडी पर आपका नाम चढ़ता है, उसके बाद से लेकर के यानी कि जब आपको गिरफ्तार किया गया 24 घंटे के भीतर पुलिस का यह कर्तव्य होता है आने जाने के समय को छोड़ करके, जैसे कि आपको 30 किलोमीटर जाना है न्यायालय में, तो 30 किलोमीटर में आधा 1 घंटा समय लगेगा, 1 घंटा समय मान लेते लग गया, तो 1 घंटे को छोड़ करके बाकी 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करने का एक प्रकार से आपके पास अथॉरिटी है कि भाई न्यायालय में पेश करो। जैसे आप थाने में अगर आपको कोई बंद कर लिया तो आप अपना वकील कर सकते हैं, सबसे पहली अथॉरिटी आपकी ये है। आप वकील भी कर सकते हैं। आप एक प्रकार से पुलिस से कह सकते हैं कि आप हमको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करिए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर देंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट का मतलब ये होता है कि उसमें क्या होगा कि अगर 24 घंटे के मतलब कभी कभी होता नहीं कि पुलिस लोग जो है पहले से रख लेते हैं, 4-5 दिन तक थाने में बंद के कुटाई करते हैं, खूब बम्पर कुटाई करते हैं। राजनीतिक लोगों के कहने पर आप देखते हैं कभी कभी ऐसी चीज़ें आपको सामने आती होंगी, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें वैध नहीं बिल्कुल भी कानून के हिसाब से, ठीक है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप सुनते होंगे। अच्छा, कभी कभी ये भी आपने सुना होगा कि पुलिस रिमांड पर है, तो पुलिस कोर्ट में जाती है, कोर्ट से आदेश लेती है कि भाई आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रखना चाहते हैं थाने में, आपसे कुछ उगलवाना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिना कोर्ट में ले जाने से पहले ही रखे हुए हैं, ठीक है, तो फिर ये कानून के खिलाफ है, वो आपको नहीं रख सकते। आप तुरंत जो है कोर्ट में, जैसे आपका वकील जो होगा वो रिट जारी करवाएगा, तुरंत आपको यहाँ से नहीं कि फ़ोटो खींच करके यहाँ से भेज देंगे थाने से, नहीं, आपको प्रत्यक्ष करना पड़ेगा न्यायालय में ले जा करके। पुलिस को ये अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर वो आपको थाने में रखने का एग्जैक्ट कारण बता पाता है पुलिस वाला तो बच जाएगा, अन्यथा उसकी खैर नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको ये सब अथॉरिटी है, लेकिन इन सब अथॉरिटी का आप गलत प्रयोग कभी भी कोई नहीं करिएगा। हालांकि आप कर भी नहीं पाएंगे कोई गलत प्रयोग, लेकिन कोशिश यही रखिए कि अपने आप को कभी ये मत सोचिए कि पुलिस थाने तक आपको जाना पड़े, ठीक है। ऐसा कोई कर्म मत करिए, ऐसे कोई जो है काम मत करिए कि आपको थाने तक जाना पड़े। लेकिन अगर जाना भी पड़े तो ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ये सब आपके लिए जाननी जो बहुत ज़रूरी। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद में आप लोगों को इकाई 5 की अगर बात की जाए तो इकाई 5 में हमको मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच में बहुत सारे विवाद हुए हैं, उन विवादों के इतिहास के बारे में जानना है। क्योंकि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं, तो उन्हीं को लेकर के बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं। उन्हीं विवादों के इतिहास के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा आप देखते हैं जब विवाद होते तो संशोधन क्या था संविधान में संशोधन लगभग 100 से अधिक बार अब तक हो चुके हैं। तो संशोधन कैसे किया जाता है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। संविधान का संशोधन कैसे किया जाएगा, इन तमाम प्रकार की चीज़ों को आपको यहाँ पर बताया गया है। तो संशोधन प्रक्रिया आपको मैं समझा दूंगा, संविधान में संशोधन कैसे होता है, कैसे 2/3 बहुमत एक प्रकार संसद के किसी भी सदन में पास करवाया जाता है, फिर लोकसभा राज्यसभा से होकर के राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती, वीटो पावर से लेकर के कई सारे पावर होते जो कि चाहे तो सिग्नेचर करे और चाहे तो ना करे, लेकिन ना करने से राष्ट्रपति से कुछ होता नहीं है। राष्ट्रपति अगर ना भी करे तो अगर जो बहुमत के नेता हैं वो करवा सकते हैं, ठीक है, उसमें अपने आप पारित हो जाता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे एवं संविधान की जो मूल संरचना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानना है। संविधान की मूल संरचना के बारे में जानना है, ठीक है।
तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको बताएंगे संविधान के हर एक चीज़ के बारे में, हर एक पहलू पर हम विधिवत तरीके से आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको बता दूं, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कितने अच्छे तरीके से हमने आपको डिफाइन करने का प्रयास किया। आपको सरल लग रहा होगा, आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल आपसे मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके घर में जितने फ़ोन हैं सभी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको अगर मेहनत पसंद आ रही तो आप इतना जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक सभी से आप करा करिए, शेयर करा करिए। ये सब आपके अंडर में है और जो मेरे लायक है मैं आपके लिए समर्पण हूँ। आप मान लीजिए, अब आज से 3 से 4 साल मैं आपके लिए पूर्णतया अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ, हालांकि सामर्थ्य मेरे पास है नहीं, मैं बहुत दुबला पतला इंसान हूँ, लेकिन फिर भी जितनी शक्ति है हमारे पास उन सभी के साथ आपके साथ जुटा हुआ हूँ। मैं आपको बता दूं, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और ये भी आपको बता दूं, हौसलों से कुछ नहीं होता, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसीलिए शरीर से कुछ नहीं होता, शक्ति में जान होती है, पावर, ऊर्जा। और ऊर्जा मोटे पतले व्यक्तियों में ये नहीं होती कि भाई जो मोटा है उसके पास ज़्यादा ऊर्जा है और जो पतला है उसके पास कम ऊर्जा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो पतला है उसके पास भी एनर्जी है, वो ज़्यादा एनर्जी उसके पास है। जो मोटा है उसके पास फैट ज़्यादा है। फैट माने कि होता है वसा, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इकाई जो है 6 के बारे में। इकाई 6 की अगर बात की, थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूँ, ठीक है। आप लोग तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अपने सिलेबस का। तो अपने सिलेबस का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब और हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ें और भी हमको पढ़नी है, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे आपको क्या पढ़ना है भैया, आगे आपको पढ़ना, देखिए थोड़ा सा टाइम सिलेबस डिस्कशन में इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक जानकारी, तो अगर आपको अच्छी लग रही तो कमेंट करके बताएं कि सर क्या कमियां रह रही हैं, वो भी आप बताएं, ठीक है। जैसे लंबी वीडियो हो जा रही है, लंबी वीडियो का सीधा सा मतलब, चूँकि हमारा जब मैं पढ़ाता हूँ, वास्तविकता मैं आपको बता दूँ, आप गुस्साइएगा मत, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं टाइम नहीं देखता हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी भी कहा करते थे कि सूर श्रृंगार करे रड़के तब नारी श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। जब लोग आदिकाल, जब आप वीर गाथा काल पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में, तो वहाँ पर ये बातें बताई जाती हैं कि भाई पहले क्या था, जब लोग लड़ने के लिए आप जा रहे हो भाई, तब मोहम्मद शाह रंगीले की जैसे कहोगे कि मुझे जूती पहनाने वाला कोई नहीं था, नहीं तो मैं लड़ने चला जाता। जब मोहम्मद शाह रंगीले जो था, रंगीला विचारधारा का भी था, उसका नाम रंगीला इसलिए था। तो कोई दंती है या फिर सत्य बात है, तो उसमें क्या हुआ कि भाई जब वो आक्रमण हुआ, सही बात है हालांकि, तो जब आक्रमण वहाँ से मतलब आक्रमण किया किसी राजा ने, तो फिर क्या हुआ कि जब आक्रमण हो रहा था तो उसने कहा कि अरे आक्रमण क्या हो रहा है, अगर मुझे कोई जूती पहनाने वाला होता तो मैं अकेले जो है समाप्त कर देता पूरा युद्ध। तो ये एक प्रकार से क्या है, इसी प्रकार कि सूर श्रृंगार करे रड़के तब नार श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। जब आपको युद्ध करना तब आप ये देखोगे कि सुरमा लगायन कि नहीं लगायन, तभी आप ये देखोगे कि भाई कानम कुंडल पहने हैं कि नहीं पहने हैं, फेस मेकअप करन कि नहीं करन, फेशियल भवा कि नहीं भवा, मोछ ऐठी है कि नहीं ऐठी है, तभी देखबो। जब मुड़े आएगा है भाल वाली हाँ ऐसे नट्टिब रखे है तोरे, तभी देखबो कि भाई सुरमा हम लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, जूती पहरे हैं कि नहीं पहरे हैं। तब यह हुए कि जब भाला रखे तो तुम भाला उठाओ, गदा उठाओ, फरसा बल्लम उठाओ ना, तब यही होगा ना। क्या होगा, जैसे युद्ध में क्या होते थे पहले वीर गाथा काल में, यही तो होता था कि भाई जब वो लड़ने के लिए आते थे कि रिमझिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच में जाए, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो पहले थोड़ी ना देखते थे कि भाई हम जो है काजर लगा है कि नहीं लगा है, तो लोग लड़ने के लिए तुरंत जाते थे। तो इसीलिए जब सूरमा एक प्रकार से रण के लिए तैयार होते हैं, तब श्रृंगार पर, और खास करके जो नारी श्रृंगार है, नारी श्रृंगार मतलब जो औरतें लोग श्रृंगार करती हैं, वो श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो ये देखते कि भाई हमारे पास भाला हमने रखा या तीर कमान है या नहीं है, ये पहले लोग सोचा करते थे। तो ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए जब मैं पढ़ाता हूँ तब ये नहीं देखता हूँ कि टाइम कितना लग रहा है। जब तक मन करता है तब तक पढ़ो, जब तक नहीं मन करता तो आराम से आराम करो, सो टेंशन मुक्त हो करके, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सरल है यार।
चुटकियों में उड़ जाएगा, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाओ पियो आराम करो और पढ़ो दबा करके, जब मन हो तब पढ़ो, जब मन हो तब सो, ठीक है। घर वाले बोले तो बताओ कि भैया आपकी मर्जी से ये नहीं होगा कि हम आप कहोगे तब हम पढ़ेंगे, आप कहोगे तब हम सोएंगे, कहोगे तो खाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हमको अच्छा लग रहा है हम वो कर रहे हैं, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे उस सीमित तक, मतलब एक दायरा है आज्ञा पालन करने का भी, कि भाई अगर इतना आज्ञाकारी थोड़ी ना बनना है कि भाई हमको कहेंगे कि सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे उठ गए, 7 बजे सोना, 7 बजे सो गए, अरे ये थोड़ी ना होता है। अब जब इच्छा होगी तब सोओगे, जब इच्छा होगी उठोगे, जब इच्छा होगी पढ़ोगे, रिजल्ट बस बढ़िया होना चाहिए। अगर आपके पिताजी जो चाह रहे हैं वो आप करके उनको दे रहे हो तो आप आज्ञाकारी हो, भले ही उनके 2-3 आज्ञाओं का उल्लंघन आपने कर दिया है, लेकिन आपने उनको जो आप चाह रहे हैं उनको मिल गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं पढ़ाने का प्रयास करूँ, टाइम डजंट मैटर। देखिए तो आपको अगला पढ़ना है इकाई 7, मतलब इकाई 6 में क्या पढ़ना, संघीय शासन। संघीय शासन मतलब होता है केंद्र का शासन। केंद्र शासन मतलब जैसे भारत में मोदी जी इस समय शासन कर रहे हैं, तो वो किस शासन में है, केंद्र शासन में है, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति इस समय कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। जनजाति, प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति बनी है ये बात ध्यान रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले कौन थे, इससे पहले कौन थे, श्री रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। उनके जो कानपुर में निवास है उनका, वहाँ पर मैं गया था, वहाँ पर एक प्रकार से जब मैं कानपुर रहता था तो वहाँ उनके जो उनका निवास था वहाँ पर मैं घूमा हूँ, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो राष्ट्रपति जी थे उस समय, तो मैंने एक प्रकार से, तो ये राष्ट्रपति समय कौन, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रपति के बारे में समस्त चीज़ों के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति की क्या भूमिका है भारतीय मतलब भारत में, खास करके भारत में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं, सभी को हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा केंद्र शासन से रिलेटेड है राष्ट्रपति, ठीक है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद एक प्रकार से होती है, जैसे कि लोकसभा में आप देखते हैं, लोकसभा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होती है, ठीक है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, मतलब कि आप देखते हैं मंत्रिपरिषद में जो चुने हुए आपके सांसद होते हैं, उन्हीं सांसदों में से मंत्री बनाए जाते हैं, और उन्हीं मंत्री के जो मुखिया होते हैं उनको प्रधानमंत्री कहा जाता है, ठीक है। संसद में आप लोकसभा देखते होंगे, लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनका चुनाव होता है। लोकसभा का चुनाव अभी है 24 में चुनाव है, अब मोदी जी का चुनाव है। अब मोदी जी के जो एक प्रकार से कमल वाले फूल वाले जो होंगे, या जो एक प्रकार से कांग्रेस वाले होंगे, ये नेता, या फिर और भी तमाम सारे पार्टियां हैं, तो उन सभी के पार्टी के लोग क्या होते, खड़े होते हैं। अब सांसदी का चुनाव होगा, सांसदी के चुनाव में बहुत सारे लोग खड़े होंगे, सांसद लोग जीतेंगे, सांसद लोग एक प्रकार से मिल करके इकट्ठा होकर के मुखिया बनाएंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, जैसे मोदी जी को नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं एक प्रकार से वो मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं। मंत्रिपरिषद के जो लोग होते हैं उन्हीं सांसदों में से एक प्रकार से बनाए जाते हैं कि भाई फला व्यक्ति को, जैसे अनुराग ठाकुर को खेल मंत्रालय दे दिया गया, इसी प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग मंत्रालय, किसी को रेल मंत्रालय, किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, किसी को गृह मंत्री बना दिया गया। जैसे गृह मंत्री कौन है इस समय, अमित शाह है। रक्षा मंत्री कौन है इस समय, जो है उनका क्या नाम है, राजनाथ सिंह जी हैं। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग सबको बांट दिया जाता है कि भाई तुमको ये संभालना, तुमको संभालना है पूरा मैटर, ठीक है। तो ये, और प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री जो होता है इन्हीं मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। और संपूर्ण भारत में प्रधानमंत्री जो होता है मुख्य रूप से एक राजा होता है, पूरे के पूरे देश का राजा होता है, पूरे के पूरे देश में शासन करने वाला होता है, ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री हो या ये सब हो, ये सब जनता की सेवा के लिए ही है, जनता को आगे बढ़ाने के लिए ही हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए ही हैं। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति या कोई भी नेता मंत्री अपने घर से कुछ देता है आपको, कोई अपने घर से नहीं देता है। अच्छा, इस मामले में आप देखिएगा कुछ लोग जो है, जो एक प्रकार से आप लोग टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से पैसा जाता है,
और टैक्स के अच्छा अब ये मत सोचिएगा कि आप जो है 5 लाख से ऊपर सालाना इनकम नहीं तो आप पैसा मतलब वो नहीं कमा पा रहे हैं, मतलब आप टैक्स नहीं देते हैं, आप भी टैक्स देते हैं। जैसे आप 1 रुपये की अगर कम्फर्ट खाते हैं, जो टाफ़ी आती है 1 रुपये की 4 संतरा वाली, अगर उसको भी खरीदते तो उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। 1 रुपये की 4 टाफ़ी जरूर आप ले रहे हैं, लेकिन 1 रुपये में वो 6 टाफ़ी या 8 टाफ़ी बनती है। अब वो 8 टफिया जो है 4 टफिया अलग से बच गई, तो वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और टैक्स वगैरह काट करके आपको वहाँ पर दुकानदार के पास आती है, दुकानदार भी उसमें कुछ मुनाफा लेता है, फिर आपको देता है। तो रिटेलर जो होता है या जो उपभोक्ता होता है, जो ग्राहक होता है, सारा लोड किस पर आता है? उसी पर आता है। चूंकि आप ये देखिए, मैं शर्ट पहना हूँ, ये शर्ट मैंने जितने रुपए में खरीदी, मान लेते 150-200 रुपये में जो खरीदी होगी, तो इस पर भी टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, मार्कर खरीदा 20-25 रुपये का, इस पर भी टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो ये टैक्स दे करके सारी चीज़ें होती है। हालांकि क्या होता है, अब यही टैक्स जो वो लोग कंपनी वाले देते हैं सरकार को, वो कंपनी वाले कहाँ देते हैं? अपने घर से देते हैं? नहीं देते अपने घर से, वो इसी पर मान लेते 150 रुपये बनने में लगा शर्ट। ठीक है, तो इसको 250 रुपये में बेचेंगे वो। अब 250 में बेचेंगे तो 50 रुपये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में कपड़ा वपड़ा बनाने में लगाया होगा। ठीक है, मतलब 150 रुपये पूरी कास्ट कीमत हो गई इसको बनाने में। ठीक है, 50 रुपये एक प्रकार से टैक्स हो गया, सरकार 50 रुपये मुनाफा हो गया। तो इस प्रकार से ये लोग ऐसे फिट करते हैं, जो भी होगा 50 होगा या 25 होगा, जो भी या उनका मापदंड होगा वो अपने हिसाब से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इन्हीं सभी पैसे जो होते हैं वो जाते हैं संचित निधि में, भारत की संचित निधि होती है, और उसी भारत की संसद निधि से प्रधानमंत्री या जो नेता होते हैं वो खर्च करते हैं अपने अपने विभाग में, और उसी संसद निधि से बजट पास होता है। और बजट में पूरे के पूरे वर्ष का लेखा जोखा होता है, जो कि संपूर्ण देश में एक प्रकार से क्या क्या देना है, कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था करनी है, वो एक प्रकार से देखता है, और प्रधानमंत्री इन सभी का मुखिया होता है। फिर उसके बाद में संसद की बात करते हैं। संसद जो होता है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, जिसको स्पीकर कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा में जो सीटें होती है, वो जो सांसदी का चुनाव होता है, सांसद लोग चुन करके, जैसे बृजभूषण सिंह का आप लोगों ने भी मैटर सुना होगा। बृजभूषण सिंह क्या है? लोकसभा के सांसद हैं। आप लोग एक देखते होंगे, भाजपा के बड़े जबरदस्त वक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो वो राज्यसभा के सांसद हैं, और ये बृजभूषण लोकसभा के सांसद हैं। दोनों को आप लोग लगभग जानते होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा ये हो गई। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमको जानना है। तो लोकसभा क्या होती है, कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, क्या होती है, और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है? इसके बाद में हमको राज्य शासन के बारे में जानना है। राज्य शासन में क्या होता है? संघ शासन, यहाँ पर देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, संघ शासन और नीचे तुरंत राज्य शासन। राज्य शासन में क्या, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर राज्यपाल, जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति होता है केंद्र में, वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। यहाँ पर राज्य का कहने का मतलब मेरे जो मैं इस समय राज्य कह रहा हूँ, यानी प्रदेश। ठीक है, इस समय प्रदेश में राज्यपाल होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर भारत में कौन है राज्य, मतलब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, दोनों महिला हैं। तो राज्यपाल जो हैं एक प्रकार से ये है। अच्छा, राज्यपाल जो होते हैं एक प्रकार से वही काम है प्रदेश में जो काम देश में राष्ट्रपति का है। मंत्रिपरिषद जैसे एक प्रकार से जो है होती है केंद्र में, वैसे होती है राज्य में। राज्य में एक प्रकार से जो व्यक्ति विधायक बन करके जाते हैं, उन्हीं विधायकों में से मंत्रिपरिषद के सदस्यों का निर्माण किया जाता है। विधायकों जैसे सांसदों को मंत्रिपरिषद के सदस्य बनाया जाता है कि भाई इनको ये मुखिया दे दो, इनको बना दो, ये मंत्रालय वो मंत्रालय। इसी प्रकार से मंत्रिपरिषद में क्या होता है? मंत्रिपरिषद में विधायक लोग जाते हैं, जो कि विधानमंडल यानी विधानसभा में जो एक प्रकार से चुने हुए लोग जाते हैं। जैसे कि आप विधायकी का चुनाव होता है, योगी बाबा वाला चुनाव होता है, वो विधायकी का चुनाव होता है। तो विधायकी के चुनाव जो होता है वो विधानसभा का चुनाव उसको कहते हैं। ठीक है, विधानसभा के चुने हुए सदस्य जो होते हैं उन्हीं को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है। ठीक है,
और मंत्रिपरिषद जो या विधान सभा जो होती है इसमें जो विधायक होते हैं वो मिल करके किसको बनाते हैं, मुख्यमंत्री को बनाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य मिलकर के ही करते हैं। विधानसभा में बहुमत भी मतलब एक प्रकार से विपक्ष भी होता है, पक्ष भी होता है, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो कुछ जो है हमारे थे यूपी की, तो कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ भाजपा के होंगे, कुछ साइकिल वाले यानी सपा के होंगे, कुछ इसके अलावा और एक पार्टी है मायावती की यानी कि जो बसपा है उसके होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तो मुख्यमंत्री योगी बाबा हैं इस समय, योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से जो काम देश में प्रधानमंत्री का होता है वही काम राज्य में मुख्यमंत्री का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में काम करता है, और अगर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या प्रदेश में एक प्रकार से विधानसभा भंग है या विधानसभा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति एक प्रकार से राज्यपाल को एक प्रकार से यहाँ पर मुख्य पावर दे सकता है और मंत्रिपरिषद यहाँ पर फिर भंग कर दी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से विधान परिषद के बारे में समझना है। विधान परिषद के सदस्यों को हम क्या कहते हैं, एमएलसी कहते हैं। एमएलसी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एमएलसी, ठीक है। एमएलसी जो होते हैं विधान परिषद के सदस्य को हम एमएलसी कहते हैं। विधानसभा के सदस्यों को हम एमएलए कहते हैं। एमएलए को एक प्रकार से आप विधायक कहते हैं, ठीक है। एमएलए मतलब विधायक, एमएलसी मतलब भी विधायक होता है, लेकिन एमएलसी को विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधान परिषद में वो विधायक होते हैं, ठीक है। उनका चुनाव जो होता है, जनता प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करती, जनता उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन विधानसभा में आप वोट देते हैं और विधायक बनाते हैं, आप खुद वोट देते हैं। इसी प्रकार से जैसे देश में लोकसभा होती है वैसे राज्य में विधानसभा होती है, ठीक है। जैसे देश में राज्यसभा होती है वैसे प्रदेश में विधान परिषदें होती हैं, ठीक है। विधान परिषद केवल 7 या 8 राज्यों में है, सभी राज्यों में मतलब सभी प्रदेशों में नहीं है, ठीक है। जैसे जो बड़े बड़े राज्य हैं, बड़े बड़े प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं और उन कामों को अकेले वही नहीं देख पाता है एक प्रकार से विधानसभा, तो उसी काम को बंटवारे के लिए काम अच्छे तरीके से हो जाए, इसीलिए विधान परिषद का गठन किया जाता है राज्यों में, ठीक है। तो ये रहा एक प्रकार से थोड़ा सा ब्यौरा संघीय शासन और राज्य शासन के बारे में बताया, किस प्रकार से शासन चलता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से आपका कार्यपालिका, और ये हो गया आपका विधायिका। कार्यपालिका और विधायिका के बारे में हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अब आगे चलेंगे न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका में आपको क्या पढ़ना है भाई, न्यायपालिका की अगर बात की जाए, न्यायपालिका में आपको पढ़ना इकाई 7 के अंतर्गत न्यायपालिका में आपको सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जिसको आप कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको एससी भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, ठीक है। 2 राज्यों के बीच में विवाद हुआ, 2 प्रदेशों के बीच में विवाद हुआ, तो ये एक प्रकार से पानी वगैरह को लेकर के विवाद होते रहते, जमीन वगैरह को लेकर के राज्यों के बीच में भी, तो उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट देखता है। फांसी की सजा वगैरह माफ करना होता है तो सुप्रीम कोर्ट के बाद में फिर राष्ट्रपति के पास आप जा सकते हैं फांसी की सजा माफ करवाने के लिए। तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। फिर इसके बाद में तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति क्या है देश में, सर्वोच्च न्यायालय के क्या कार्य हैं और क्या शक्तियां हैं, इसको हम जानेंगे। इसके अलावा उच्च न्यायालय, दूसरा जो न्यायालय है उससे छोटा वो है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो होता है वो प्रदेश स्तर का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय से भारत में उच्च न्यायालय, जैसे भारत में अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय है, कुछ जो छोटे राज्य हैं उनके उच्च न्यायालय नहीं है, उनके उच्च न्यायालय बगल वाले प्रदेश में आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट जिसको आप कहते हैं, इसको HC आप शॉर्ट फॉर्म में पुकारते हैं। हाई कोर्ट आप बोलते हैं उच्च न्यायालय को, और सर्वोच्च न्यायालय को आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, SC। सुप्रीम कोर्ट जो होता है लास्ट न्यायालय होता है, संविधान का संरक्षक होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में होता है इससे छोटा न्यायालय जनपदीय न्यायालय, जनपद स्तर पर होता है। जिला एवं सत्र न्यायालय जो होता है सब यहीं पर होता है। इसके अलावा लोक अदालतें होती हैं जिनमें आपका एक प्रकार से जो आप लोग जैसे तहसील वगैरह जो होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका न्यायपालिका जिसके बारे में हमने बताया। इनकी स्थिति और इनके कार्य क्या हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया लगभग और लगभग इकाई नंबर 8, ठीक, इकाई नंबर 7। इसके अलावा और भी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला जो आपका है,
अगला जो आपका है भाई, अगला आप देखिएगा एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। 8वीं इकाई के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ना है। केंद्र राज्य संबंध जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, जिसको समवर्ती सूची। अच्छा, 3 सूचियां हैं भारतीय संविधान में, एक है आपकी राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। राज्य सूची के विषयों पर कानून केवल राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो कि समवर्ती सूची में रखे गए हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा में आप देखते केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे BHU, GNU, DU, AU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली विश्वविद्यालय, ये सब कैसे है, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। AU इलाहाबाद, ठीक है। तो ये सब यूनिवर्सिटी कौन सी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इनका एक प्रकार से ये केंद्र सरकार, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। लेकिन यूनिवर्सिटी जो जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद में ही प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो वो यूनिवर्सिटी एक प्रकार से स्टेट यूनिवर्सिटी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बनारस में है काशी विद्यापीठ, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है बनारस में है, बगल में। और थोड़ी दूर पर आप देखते हो उससे 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। हालांकि बगल बगल ही आप देखिएगा कहीं कहीं पड़ जाता है, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय परिसर का स्कूल है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, मतलब विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। तो ये है एक प्रकार से इकाई 8। इकाई 8 में आपको केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के बारे में पढ़ना है कि भारत में केंद्र और राज्य संबंध क्या हैं और कैसे एक प्रकार से हैं। और अगर समवर्ती सूची जो है उस पर जो कानून मान लेते हैं कि शिक्षा को लेकर के कई कानून एक प्रकार से राज्य सरकार ने बनाया और वही उसी विषय पर कानून बना दिया केंद्र सरकार ने, तो मान्य किसका होगा, केंद्र सरकार का मान्य होगा। ये बात ध्यान वाली, केंद्र पावरफुल है भारत में, क्लियर। इसके अलावा जनजातीय एवं उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं, जनजातीय इलाकों में, जनजातीय यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, उन इलाकों में खास करके वो लोग एक प्रकार से उन लोगों के लिए अलग से प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए, उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट में, जैसे जो पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी जो एक प्रकार से भारत है, खास करके आप देखते हैं जैसे कि वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब जो राज्य हैं खास करके उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं कहीं ना कहीं पे कभी कभी अपने आप को मतलब उनको लगता है, या बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई वो भारत के नहीं है, लेकिन वो भारत में ही हैं, भारत जैसे नहीं दिखते। वो चाइना के बगल में तो उनकी जो बनावट है, जो भौगोलिक संरचना है उनकी, उसके अकॉर्डिंग है। उनकी सांस्कृतिक कल्चर जो है वो थोड़ा अलग मिलते जुलते हैं, लेकिन वो हैं भारतीय भूमि पर, वो भारत के ही हैं, ठीक है। ये सब राज्य भारत में ही, आप कभी घूमने जाइएगा तो उसको लेकर के अलग से प्रावधान भारत में किया गया। क्योंकि जब भारतीय संविधान बना, तो भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय छोटी बड़ी मिलाकर के 565 रियासतें थीं, और जर्मनी में बिस्मार्क ने जो काम किया था वही काम भारत में जो है किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसीलिए उनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने भारत की 565 रियासतों को इकट्ठा किया था, जोड़ने का काम किया था, ठीक है। तो ऐसे में सबको जोड़ने के लिए जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद की रियासत, पूर्वोत्तर के राज्य, अंडमान निकोबार, इन सभी के लिए अलग अलग मेथड का प्रयोग किया गया। हर एक सिचुएशन को फॉलो करके सिग्नेचर करवा करके अपने में शामिल कर लिया गया कि भाई अपने देश में आओ, अंडर में रहो, भारत देश बड़ा रहे और एक संस्कृति रहे, विविधता के लिए जाना ही जाता है भारत, ठीक है। तो ये सभी के लिए उनके लिए अलग से प्रावधान भी किया गया है। तो उसी विशेष प्रावधान के बारे में बात की है, चाहे वो संसद में भी और जो है विधानसभाओं में, संसद में, सभी जगह उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के बारे में समझेंगे, चुनाव कैसे होता है और निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है चुनाव में, चुनाव करवाने में निर्वाचन आयोग के क्या काम होते हैं, क्या स्थिति है, और क्या एक प्रकार से निर्वाचन आयोग किस तरीके से काम करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और निर्वाचकीय सुधार जो हुए हैं कुछ, यानी कि वोट डालने को लेकर के कुछ सुधार जो हुए हैं, या निर्वाचन मंडल में, या एक प्रकार से जो वोटिंग होता है उसमें क्या क्या सुधार होते गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को जानना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में हमने 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इन सभी के सिलेबस को एक ही वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर दिया। हालांकि ये सब ऐसे चलता रहेगा, आप सिलेबस बदलने वाला तो है नहीं लगभग 10 सालों तक,
कोई परिवर्तन नहीं होना है 10 सालों तक, तो आपको यही पढ़ना है। ठीक है, आप आराम से पढ़िए, एकदम से मनमुग्ध होकर के पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है। यही वीडियो आप बाद में भी देख सकते हैं, जब इच्छा हो तब देखिए। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी प्रकार का टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट जो है सब टेंशन आपका अपने ऊपर लिया हुआ है, तो बस आप पढ़िए, बस यही आपसे निवेदन है। और बाकी पुरानी वीडियो जो हमारी हैं 2023 वाली, वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उनके लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उन लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट पर प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जब आप जाइएगा तो आपको मिल जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का संविधान और इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको आप कहते हैं। और एक बात यहीं पर आपको और बता दूं कि ये सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोग किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग सेम कर दिया गया, तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मॉडल पेपर की रही बात, तो किसी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता है परीक्षा, किसी में लिखित होता है, और सभी का पेपर भी ऑलरेडी हम दे चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको पेपर भी मिल जाएगा अधिकतर विश्वविद्यालयों का, तो आप पेपर को भी देख सकते हैं। यानी कि आप कुल मिलाकर के शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अगर आ गए हैं तो बहुत अच्छी जगह आए हैं। तो आप एक प्रकार से आप सब्सक्राइब और वो बेल आइकन वाला एकदम से दाब करके आराम से बैठ करके निश्चिंते पढ़ो दबा करके बस। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास वीडियो। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाया, मुझे लगता है। जहाँ तक आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।